हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज अपना हेमाटोलॉजी का हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जो है कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम डोनर्स। अभी हमने देखा था कि इससे पहले चैप्टर में कि ब्लड की कैसे हमें टेस्टिंग करनी है, जो ब्लड हमें डोनेशन से लेना है, क्या क्या उसमें टेस्ट करने होते हैं, क्या प्रिकॉशंस होते हैं। अब ये जो फिजिकल प्रोसेस होती है, जो जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, तो उसमें क्या क्या फीचर्स हमें मेंटेन करने होते हैं, उस पर चैप्टर है। बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है और इजी चैप्टर है। आइए इस चैप्टर को करते हैं। ब्लड डोनेशन एक रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस है जिसमें सेफ्टी ऑफ बोथ डोनर और रेसिपिएंट इंश्योर करना ज़रूरी होता है। इस लेसन में हम प्रोसीजर, स्टोरेज, लेबलिंग और डोनर की केयर के बारे में पढ़ेंगे। हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ब्लड कलेक्शन का प्रोसीजर समझना, डोनर की सेफ्टी और सैंपल का स्टोरेज मेथड, और पोस्ट डोनेशन केयर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट। अच्छा, प्री डोनेशन प्रोसेस क्या होता है? ये होता है इंफॉर्मेशन एंड कंसेंट। बेसिकली क्या है, देखिए, कोई भी आया, हर किसी को ब्लड डोनेशन की डिटेल्स नहीं पता होती कि इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, इससे फर्दर क्या कॉम्प्लिकेशंस उनको आ सकते हैं और क्या प्रिवेंशन है। तो जब भी कोई नया बंदा होता है, उसको पहले समझाया जाता है कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, और अगर आप इसके कॉम्प्लिकेशंस जो आपको हो सकते हैं वो आपको एग्री हैं, तो एक रिटन फॉर्म पे साइन कराया जाता है। क्योंकि मेडिको लीगल केसेस बहुत बढ़ गए थे, इसलिए कहीं भी ब्लड जो लिया जाता है, वो भी विदाउट कंसेंट अब नहीं लिया जाता। सबसे पहले कंसेंट एक साइन कराई जाती है, और ये हमारा एफएमटी का टॉपिक है। इसको हम एफएमटी में डिटेल में देखेंगे। अभी आप इतना ध्यान कर लीजिए, कोई भी आप प्रोसीजर करेंगे तो उसमें कंसेंट लेनी बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद काउंसलिंग। काउंसलिंग में क्या है कि मान लीजिए आपने जो डोनर है उसका ब्लड लिया और उसमें टेस्ट लगाए। उस टेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपकी उस टाइम पे ड्यूटी बनती है कि हैंड टू हैंड उसको सारी चीज़ें समझाना। मान लीजिए आपने किसी का टेस्ट लिया, अब उसको हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन निकल आया, ब्लड तो हम वो डिस्कार्ड करेंगे, लेकिन हम उसको बताएंगे कि भाई तुम्हारे को ब्लड में हेपेटाइटिस है। और जनरली हेपेटाइटिस बी और सी की डायग्नोसिस मेजरली जो होती है, वो ब्लड डोनेशन से ही होती है, क्योंकि रूटीन वे में अभी कोई हेपेटाइटिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कराता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम किसी का हेपेटाइटिस वाला ब्लड नहीं चढ़ा सकते। ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो पेशेंट भी बीमार हो जाएगा हमारा। हमें जो बेसिक इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, वो तो ब्लड बैग होता है। ब्लड बैग वो पॉलिथीन होती है जिसमें आपने देखा होगा कि ब्लड अंदर जाता है, उसमें एंटीकोगुलेंट ऑलरेडी पड़ा होता है, तभी ब्लड उसमें रुक जाता है। और एंटीकोगुलेंट उसमें होता है CPDA। ये रफली 35 डेज आइडियली होता है, लेकिन 30 डेज तक ही रखते हैं। 30 डेज के अंदर उसको रोटेट कर देते हैं। फिर आपने देखा होगा जो BP का पुराना इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें मरकरी वाला जो होता है, जिसमें हम कफ लगा के पंप करते हैं, उसको स्पिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। ये रिक्वायर्ड होता है। आपको एग्जाम में कहीं भी लिखना हो, आप BP इंस्ट्रूमेंट मत लिखिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए है। आप हमेशा स्पिग्मो मैनोमीटर लिख के आएंगे, उससे एग्जामिनर पे ये इंप्रेशन आता है कि स्टूडेंट को टेक्निकल टर्म्स सारे आते हैं। उसके बाद आपको मिक्सिंग मशीन लेनी है या मैनुअल मिक्सिंग स्केल। मिक्सिंग मशीन कुछ नहीं होती, एक तराजू की तरह होता है। वो कभी एक साइड से उठेगा, कभी एक साइड से उठेगा। उससे क्या होता है कि जो हमारा ब्लड बैग है, उसमें ब्लड रोटेट करता रहता है। उस रोटेशन की वजह से एंटीकोगुलेंट जो होता है वो पूरे ब्लड में इवनली स्प्रेड होता है, ये नहीं कि एक पॉइंट पे ही रह गया। तो हमारी ब्लड की क्वालिटी इंश्योर हो जाती है। अच्छा, जो कलेक्शन रूम का सेटअप है, वो है कलेक्शन रूम, उस रूम को कहते हैं जहाँ पे आप ब्लड लेंगे। ठीक है, तो एक तो ये क्लीन और वेल लिट रूम होना चाहिए। वेल लिट इसलिए क्योंकि आप किसी को वेनी पंचर करेंगे, कैनुला लगाएंगे, तो वहाँ पे अगर लाइट ही नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कौन सी वेन में क्या लगाना है। बेटर होगा कि AC रूम लीजिए। AC रूम में क्या है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, पेशेंट को भी कंफर्टेबल फील होगा। अच्छा, जो भी ब्लड कनेक्शन होगा वो ट्रेन्ड स्टाफ से करना चाहिए, और एक डॉक्टर वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए जो इस चीज़ को मॉनिटर करता रहे कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। उसके बाद जो हमें ब्लड बैग हमें मिला है पेशेंट से डोनेटेड ब्लड का, फिल्ड खून से भरा हुआ, उस पर प्रॉपर हमें लेबलिंग लगानी है। लेबलिंग में वही पेशेंट का, वो डोनर का नाम, एज, सेक्स, ये सारी चीज़ें उस पर लिखनी होती है। अच्छा, ब्लड कलेक्शन प्रोसीजर जो होता है, इसको फ्लेबोटोमी कहते हैं। तो इसकी जो स्टेप्स हैं, वो शॉर्ट आंसर में आपसे पूछी जा सकती हैं। इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी है। तो सबसे पहले तो ये कि आप हाथ धो लीजिए। कोई भी लैब का प्रोसीजर होगा,
आपको प्रोसीजर शुरू होने पे आपको हैंड वॉश करना है, प्रोसीजर खत्म होने पे हैंड वॉश करना है, ये तो मस्ट है। और जितने भी प्रोसीजर आप लिखेंगे तो उसमें हर किसी में आपको हैंड वॉश से ही स्टार्ट करना है। और उसके बाद आपको ग्लव्स पहनने हैं प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद हमें ब्लड बैग चेक करना है, ब्लड बैग कहीं से फट तो नहीं रहा है, उसमें एंटीकोगुलेंट्स है कि नहीं है। उसके बाद हमें जो डोनर है उसको कंफर्टेबली लेटाना है, उसकी जो डिटेल्स है वो उस बैग पे डालनी है कि फला राजेश, एज 20 ने, ये मेल जैसे हमारा डोनर है, तो ये डिटेल हमें उस बैग पे डालनी है। उसके बाद हमें उसकी वो देखना है कि कहाँ पे हम उसके वेनी पंचर करेंगे, यानी कहाँ पे उसको पिल लगाएंगे। तो जहाँ पे भी हम लगाएंगे वो जनरली एंटी क्यूबाइटल एरिया होता है, क्यूबाइटल फोसा के अंदर होता है, ये जो हमारे एल्बो में होता है क्यूबाइटल फोसा, एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा, वहीं पे होता है। और वहाँ हमें देखना है कि किसी प्रकार की चोट या इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, या अगर वहाँ पे ब्लड डोनेशन का साइन बना हुआ आ रहा है पंचर का, तो ऐसा तो नहीं कि पेशेंट ने बहुत जल्दी ही ब्लड डोनेट किया हो और वो पीडी हो। ठीक है। उसके बाद उस एरिया को स्पिरिट से या आयोडीन से साफ करना है। आइडल प्रोसीजर में क्या होता है कि पहले आप एक बार स्पिरिट से करिए, फिर आयोडीन से करिए, फिर दोबारा तीसरी बार में आप फिर स्पिरिट से करेंगे, तब प्रॉपरली क्लीन होता है। उसके बाद आपको नीडल डालनी है और कफ को फुला देना है 50 to 60 mm Hg पे। तो कफ इसलिए फुलाया जाता है कि जो ब्लड है वो जल्दी से जल्दी बाहर आए। अगर हम वहाँ पे कफ नहीं लगाएंगे तो ब्लड बहुत धीरे धीरे निकल के आएगा और टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। उसके बाद क्या है कि हम डोनर को बोलते हैं कि भाई मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी खोलो, मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी खोलो। तो इससे क्या होगा, आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर हमेशा हाई टू लो जाता है, तो वही कंडीशन हमें क्रिएट करनी होती है कि हमारी बॉडी में हाई रहे, बाहर लो रहे, तो तुरंत ब्लड नीचे आ जाता है। ठीक है। और फिर हमने मशीन लगा रखी होती है मिक्सिंग स्केल, उससे ब्लड हमारा रोटेट होता रहता है और एंटीकोगुलेंट से मिक्स होता रहता है। उसके बाद एक जो प्रिकॉशन थियोरेटिकली है वो ये है कि आप डोनर को कभी अकेला मत छोड़िए, जिससे उसको कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे एक अटेंड करने वाला हो। और फिर हमें यही देखता रहना है कि हमारा ब्लड कितना हो गया, हम 350 ml ले रहे हैं या 400 ml ले रहे हैं। जब अपनी क्वांटिटी पूरी हो जाए हमें वो ट्यूबिंग बंद करनी है और नीडल निकाल के वहाँ पे जनरली स्पिरिट वाली बैंडेड लगाते हैं तो वो लगा दीजिए। डोनर को एकदम नहीं उठाना है क्योंकि उसकी बॉडी में ब्लड लॉस हुआ है और बॉडी को एक्लिमेटाइज एडजस्ट करने के लिए 5 से 10 मिनट देने ज़रूरी हैं। जब वो नॉर्मल हो जाए, उसको बिल्कुल कोई सस्पिशियस सेंसेशन नहीं हो रही है, तब उसको उठाना है, उसको रिफ्रेशमेंट देने हैं। जनरली देखिए, रिफ्रेशमेंट देने से क्या होता है, हमारे ब्लड में हमने पिछले चैप्टरों में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, और यही पूरे ब्लड की वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं। तो जनरली जब भी ब्लड लॉस होता है बॉडी से तो सोडियम पोटेशियम निकल जाते हैं। वाटर लॉस में इन दोनों की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन ब्लड लॉस में सोडियम पोटेशियम निकल जाते हैं। तो बॉडी एकदम वीक सी महसूस होती है। वो वीक इसलिए महसूस हो रही है कि उसके इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो गए हैं, तो हमें ऐसी चीज़ें देनी होती है जिससे उसके इलेक्ट्रोलाइट्स वापस आए। इसीलिए आपने देखा होगा कि केला देते हैं, क्योंकि केले में पोटेशियम बहुत होता है, और ORS का घोल देते हैं जिससे कि बंदे की रिकवरी फटाफट हो। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पे ब्लड बैग आ गया उसका क्या करना होता है, उसमें से हमें 4-4, 5-5 ml की 2-3 वाइल में डालते हैं। जैसे हमारी पिंक वाइल हो गई, येलो वाइल हो गई, ब्लू हो गई, ठीक है। या आप सीधे सीधे पर्पल EDTA वाइल हो गई, एक में बिना एंटीकोगुलेंट की हो गई, एक में हेपरिन की हो गई, जिससे कि हम उसको टेस्टिंग कर सकें। ठीक है। और जिस ब्लड ग्रुप का डोनर है उसी ब्लड ग्रुप की मोहर या नाम हमें उस ब्लड बैग पर डालनी होती है। ठीक है। ए है तो पिंक डाल दिया, बी है तो येलो डाल दिया, ओ है तो ब्लू डाल दिया, ए बी है तो वाइट डाल दिया। उसके बाद हमको क्या करना है कि उस बैग को प्रॉपरली सील कर देना है, यानी अब वो जब फाइनली यूज़ होगा तभी होगा। उसमें से सारे बाहर आने के रास्ते ढंग से बंद कर देते हैं, उसको आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं जिससे कि वो ब्लड बैग्स में सब चीज़ मिक्स हो जाए, और उसको फिर हम रेफ्रिजरेट करते हैं 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड हर चीज़ को प्रिजर्व करने का आइडियल टेम्परेचर है। तो एक बार आप याद कर लीजिए, तो बार बार आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हमें उसमें से प्लेटेलेट अलग करनी है तो हमें उसको थोड़े गर्म टेम्परेचर 20 से 24 डिग्री में स्टोर करना पड़ेगा। इसमें हमारी प्लेटलेट्स अलग हो जाती हैं ब्लड से। अब ये तो हो गया ये, लेकिन अब मान लीजिए आपने किसी किसी की एलिजिबिलिटी पूरी थी ब्लड डोनेशन की, लेकिन डोनेट करने के बाद भी उसको रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उस केसेस में आप क्या करेंगे? देखिए, अगर उसको माइल्ड रिएक्शन हो रहा है, जैसे आंखों के आगे
उसको अंधेरा सा छा रहा है, फेंटिंग हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है। पैलर, पैलर बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कभी भी आपको पकड़ने का। पैलर में क्या होता है, जनरली हमारी स्किन जो होती है उस पे एक रेडिश या पिंकिश शेड होता है, ठीक है ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से। तो अगर कभी भी आपको महसूस हो रहा है कि पेशेंट में ये रेडिशनेस कम हो रही है, पिंकिशनेस कम हो रही है और येलोइश वो ज़्यादा हो रहा है, तो उसको पेलर बोलते हैं। तो उस केसेस में उसको लेटाना है, उसके पैर उठाने हैं कि जिससे कि उसकी पंपिंग सही हो जाए, और उसके वाइटल देखने होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका ब्लड प्रेशर और गिर रहा हो। मॉडरेट में क्या हो सकता है, नोजिया हो गई, उसको वॉमिटिंग, उल्टी हो गई, या मसल स्पाज्म हो गया। इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत जल्दी ये वाले सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। उसमें उसको मेनली मेंटल काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसको घबराहट हो रही होती है कि भाई मैंने ब्लड दे दिया, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तो उसको साइड में हेड करके उसको लिटा देना है। सीवियर, मान लीजिए अगर किसी को एकदम बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो गया, ये ऐसा होता नहीं है, ये तभी होगा सीवियर ब्लड डोनर रिएक्शन जब आपने, वो बंदा अनफिट था और फिर भी आपने उसका ब्लड ले लिया। तो ऐसे में उसको कन्वल्जन्स भी हो सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो इसमें हमें जो वहाँ पे हमारा डॉक्टर होगा सुपरविजन के लिए, उसको इन्फॉर्म करना होता है। अच्छा, आइडल केस में डोनर्स को क्या करना चाहिए, डोनेट करने के बाद एक तो उनको काफ़ी सारे प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने चाहिए 2 दिन तक। जैसे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कमी है वो हमें पूरी करनी है। स्मोकिंग या ड्राइविंग नहीं करनी है 30 मिनट तक, क्योंकि कंसंट्रेशन गिर सकता है और उसको नींद की झपकी आ सकती है, उससे बहुत दिक्कत होगी। अल्कोहल 24 घंटे नहीं लेना है, क्योंकि ब्लड में अल्कोहल बहुत जल्दी जाता है। तो हमें अभी ब्लड को रिजेनोवेट करना है, तो केवल उसमें हेल्दी चीज़ें डालनी है। 1 दिन तक कोई भारी जोर का काम नहीं करना, और जब भी लग रहा है कि भाई डिजीनेस हो रही है, थोड़ा सिर घूम सा रहा है, उसको लेट जाना है। अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो हाथ उठाना है और वहाँ पे प्रेशर लगा देना है, ठीक है। जनरली इतना होता नहीं है, अगर बेसिकली डोनर जो जिनसे ब्लड लिया जाता है वो भी हेल्दी होते हैं, और हर कोई अपने रिलेटिव या फैमिली मेम्बर के लिए ही ब्लड डोनेट करता है। लेकिन फिर भी आपको ये सब चीज़ें, टेक्स्ट बुक थ्योरी है, ये पता होनी चाहिए। तो ये चैप्टर हमने ख़त्म किया, लंबा चैप्टर था। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।